संसार का सबसे ताकतवर प्राणी इंसान को माना जाता है, लेकिन ये भी सच है कि इस दुनिया में भी कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो इंसानों की भी सोच से परे है। अगर इंसान और ऐसी शक्तियों का आमना सामना हो तो शुरू होता है एक खेल, एक ऐसा मौत का खेल जो सुनकर भी आपकी रूह कांप जाएगी। 2008 में शिवम के साथ घटी ऐसी ही एक घटना जिसमें शिवम ने बहुत कुछ खोया, और आज भी शिवम उस भयानक मंजर को याद करता है तो उसका दिल दहल जाता है। शिवम उस रात अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था। उस दिन शिवम अपने दोस्त करण, सूरज और अर्पिता के साथ पहाड़ियों में घूमने जाने वाला था। रात के करीबन 11 बजे बाकी तीनों गाड़ी लेकर शिवम के घर पहुंचे। शिवम गाड़ी में बैठ गया और करीबन 8 घंटे की ड्राइव के बाद चारों हिमाचल की सुंदर पहाड़ियों में पहुंच चुके थे। रात भर जगने के चलते चारों होटल पहुंचकर अपने अपने कमरे में जाकर सो गए और शाम को प्लान के मुताबिक 5 बजे होटल से गाड़ी लेके निकले। चारों गाड़ी में बैठे बैठे पहाड़ों की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे थे। घूमते घूमते सड़क के किनारे चारों को एक चाय की दुकान दिखी और चाय की चुस्की लेने के लिए गाड़ी रोकी। चारों गाड़ी से उतरे। दुकान पर एक 15-16 साल का बच्चा खड़ा था जो बड़ी बड़ी आंखों से उन चारों को ऐसे देख रहा था मानो वो उनके ही इंतज़ार में था। खैर, शिवम ने 4 चाय बोली। उस लड़के ने चुपचाप चाय बनाई और चारों को एक एक कप पकड़ा दिया। चाय पीते पीते अर्पिता की नज़र सड़क की दूसरी तरफ पड़ी, जहाँ बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, अंदर जाना मना है। अर्पिता ने उस बोर्ड की तरफ उंगली से इशारा करके चाय बनाने वाले उस लड़के से पूछा, वो बोर्ड किस चीज़ का है? करण, सूरज और शिवम ने भी उस बोर्ड की तरफ देखा, लेकिन उस बच्चे ने अर्पिता के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और एक हल्की मुस्कान मुस्कुराकर अंदर चला गया। सूरज ने कहा, चलो ना, अंदर चलकर ही देख लेते हैं कि अंदर क्या है। अर्पिता ने कहा कि बोर्ड लगा है तो उन्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। तो इस बात पर शिवम ने कहा, ओ कम ऑन अर्पिता, घूमने आए हैं, घूमते हैं ना, अंदर भूत तो मिलने से रहा। और हाँ ना करते करते चारों बोर्ड के पास से उस पतली पगडंडी से अंदर चल पड़े। करीबन 100 मीटर चलने के बाद ही वो रास्ता काफ़ी चौड़ा हो गया था। अंधेरा काफ़ी हो चुका था, इसीलिए चारों ने अपने अपने फ़ोन की फ्लैश ऑन कर ली। चलते चलते काफ़ी दूर आ चुके थे और कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं मिला, इसीलिए चारों ने वापस जाने का विचार किया। और इसी विचार के साथ जैसे ही चारों पलटे तो देखा पीछे कोई रास्ता नहीं था। जहाँ वे लोग खड़े थे रास्ता वहीं से शुरू हो रहा था। ये देख चारों के होश उड़ चुके थे। अर्पिता ने कहा, लगता है हम किसी ट्रैप में फंस चुके हैं। शिवम ने कहा, अरे नहीं, रास्ता यहीं कहीं झाड़ियों में होगा, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा। चलो अलग अलग जाकर सब लोग ढूंढो। शिवम की ये बात सुनकर चारों दोस्त अलग अलग दिशा में जाकर रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन जब किसी को कोई रास्ता नहीं मिला तो अर्पिता, शिवम और करण वापस उसी जगह पर आ गई, लेकिन सूरज नहीं आया। करण ने सूरज को पुकारा, सूरज, लेकिन करण को कोई जवाब नहीं मिला। अर्पिता, करण और शिवम तीनों सूरज गया था उसी दिशा में जाकर सूरज को ढूंढने लगे, लेकिन तीनों को सूरज वहाँ भी कहीं नहीं दिखा। सूरज को पुकारते पुकारते जैसे जैसे तीनों झाड़ियों में फ़ोन की फ्लैश में आगे बढ़े तो देखा उनसे थोड़ी ही आगे एक छोटा सा तालाब था और उसके किनारे पर उनकी तरफ पीठ करके अपने आप को पूरा चद्दर से ढककर कोई व्यक्ति बैठा था। तीनों उसके पास गए तो चेहरा तो नहीं, लेकिन तीनों ने देखा कि उस आदमी ने अपने मुंह से सुनहरे रंग का एक कटोरा लगा रखा था। शायद वो पानी पी रहा था। शिवम ने उससे पूछा, आपने यहाँ किसी लड़के को देखा? उस आदमी ने बिना कुछ बोले वो सुनहरा कटोरा अपने मुंह से हटाया और पानी में डुबोया, और पानी में कटोरा डूबते ही वहाँ से पानी का रंग लाल हो गया, क्योंकि वो व्यक्ति खून पी रहा था। अर्पिता ने फ़ोन की फ्लैश में पानी का वो बदलता रंग देख लिया था।
इसीलिए चुपचाप करण और शिवम का हाथ पकड़ उल्टे पैर चल पड़ी। 10-12 कदम पीछे आते ही करण ने पूछा, क्या हुआ अर्पिता? तो उसने कहा, वो व्यक्ति खून पी रहा था, जल्दी चलो यहाँ से। अर्पिता की ये बात सुनकर करण और शिवम भी जल्दी जल्दी कदम चलाने लगे। चलते चलते ही करण एकदम से रुका। कानों में पड़ती एक आवाज के चलते, करण बचा ले भाई, इधर हूँ मैं, बचा ले भाई करण। ये आवाज करण को उसकी दाईं ओर से आ रही थी। करण धीरे धीरे अपनी दाईं ओर की झाड़ियों की तरफ बढ़ा। झाड़ियों को हटाकर 2 कदम आगे बढ़ाए तो जो देखा वो देखकर करण का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, क्योंकि सामने पेड़ की एक टहनी पर सूरज को किसी ने उल्टा बांध रखा था। उसकी आंखें बंद थी। करण ने धीरे धीरे पास जाकर देखा तो उसे मालूम हुआ कि सूरज का पूरा शरीर बिल्कुल सूख चुका था, मानो उसके शरीर से किसी ने खून निकाल लिया हो। करण ने उल्टे लटके सूरज की गाल पर धीमे से एक थप्पड़ मारकर उसे जगाने की कोशिश की तो सूरज ने आंखें खोली और उसी के साथ करण की एक चीख पूरे जंगल में गूंज गई। उधर चीख सुनकर अर्पिता और शिवम रुके तो उन्हें मालूम पड़ा कि उनके साथ करण तो है ही नहीं और ये चीख भी करण की थी। दोनों वापस दौड़े चीख का पीछा करते हुए। करण को पुकारते पुकारते दोनों झाड़ियों को चीरते हुए एक छोटे से खाली मैदान में पहुंचे, जहां बीचों बीच एक मोटा और लंबा पेड़ था, जिसके पीछे से एक हलचल को शिवम और अर्पिता दोनों महसूस कर पा रहे थे। करण, सूरज, वहाँ तुम हो क्या? पुकारते पुकारते डर से तड़पते एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे अर्पिता और शिवम आगे बढ़े। पेड़ तक पहुँचे और पेड़ के पीछे जाकर देखा तो उस दिन का वो नज़ारा अर्पिता और शिवम की ज़िंदगी का सबसे भयानक नज़ारा था, क्योंकि सामने सूरज करण को अपनी गोदी में लेटाकर उसकी गर्दन पर किसी जानवर की तरह काट कर उसका खून मुंह में भरकर एक कटोरे में डाल रहा था, और सामने वही तालाब वाला आदमी चद्दर ओढ़ कर बैठा था। इस बार अर्पिता और शिवम उसका चेहरा भी देख पा रहे थे। उसका चेहरा इतना भयानक था कि कुछ पल और अगर शिवम और अर्पिता उसके चेहरे को देखते तो डर के मारे उनका कलेजा फट जाता। इसीलिए दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़े। दौड़ते दौड़ते दोनों का शरीर झाड़ियों के नुकीले कांटों से छिल चुका था। दौड़ते दौड़ते शिवम एक आदमी से टकराकर नीचे गिरा। अर्पिता ने उसे संभाला और दोनों ने देखा कि सामने एक फॉरेस्ट ऑफिसर खड़ा था, जिसे अर्पिता ने सारी बात बताई। उस आदमी ने बताया कि वो तालाब वाला शैतान एक रक्त पिशाच है। तुम्हारे दोस्तों को उसने मार दिया है। इस घाटी में आने वाले कई लोगों का खून पीकर वो उन्हें मार चुका है। मुझे मालूम है कि बोर्ड पढ़ने के बावजूद भी नौजवान इस घाटी में उतर जाते हैं, इसीलिए मैं इधर उन्हें बचाने के लिए भटकता रहता हूँ। आओ मेरे साथ, मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें। ऐसा बोलकर फॉरेस्ट ऑफिसर अर्पिता और शिवम को एक गुफा में लेकर गया, जो ऊपर सड़क के किनारे पर निकली। फॉरेस्ट ऑफिसर के मिलने से अर्पिता और शिवम की जान बच गई। खैर, उनकी गाड़ी वहीं खड़ी थी। अर्पिता गाड़ी में बैठ गई और शिवम ऑफिसर से सूरज और करण की डेड बॉडीज़ के बारे में कुछ बातें कर रहा था। गाड़ी में बैठे बैठे अर्पिता की नज़र चाय की दुकान वाले उसी गुमसुम लड़के पर पड़ी, जो अर्पिता को घूर रहा था। अर्पिता ने साफ साफ देखा कि उस लड़के ने अर्पिता को घूरते घूरते नीचे से कुछ उठाया और सामने टेबल पर रखा। ध्यान से देखा तो अर्पिता को मालूम हुआ कि ये वही रक्त पिशाच का खून पीने वाला सुनहरा कटोरा था। मेरी बच्ची उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी जब घर में आग लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। वो मंजर मैं ज़िंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। उस वक्त मैंने खुद पर कैसे काबू पाया, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मेरा नाम सौरभ है। मेरी 10 साल की बच्ची नीरू की जलकर मौत होने के तीसरे ही दिन
जब अपने रिश्तेदारों के साथ मैं बाहर कॉरिडोर में बैठा था। मेरा दोस्त रविकांत मुझे ये सदमा सहने की सांत्वना दे रहा था। तभी मेरी बेटी का नाम पुकारती मेरी बीवी शिखा अपने कमरे से बाहर आई और चिल्लाती हुई कॉरिडोर से हमारे बीच से निकलकर दरवाजे तक गई और जाने किसी से कुछ बातें करने लगी। मैं बल्कि सारे रिश्तेदार भी शिखा को ऐसे देख हैरानी में डूब चुके थे। मैं खड़ा हुआ, शिखा के पास जाकर उससे पूछा कि वो किससे बातें कर रही है, तो शिखा ने कहा कि वो अपनी बेटी नीरू से बातें कर रही है। मैं समझ सकता था उसकी हालत, वो अपनी दिमाग की बनावटों से लड़ नहीं पा रही थी। मैं बहला फुसलाकर उसे वापस उसके कमरे तक छोड़कर आया। शायद इस नए घर में भी मुझे और शिखा दोनों को नीरू की मौत को स्वीकारने में वक्त लगने वाला था। खैर, शाम तक सारे रिश्तेदार वहाँ से रवाना हो गए। रविकांत के घर के पास ही लिया था मैंने नया घर, इसीलिए रविकांत देर रात तक मेरे पास बैठा रहा। लेकिन उसकी बीवी ने उसके पास कॉल किया तो आता हूँ कहकर वो चला गया। तब मैंने सोचा कि शिखा को खाना खिला दूँ। किचन में जाने के लिए मैं जैसे ही शिखा के कमरे के सामने से गुजरा तो मैंने सुना कि शिखा अंदर किसी से बातें कर रही थी। दरवाजे पर कान लगाकर ध्यान से सुनने की कोशिश की तो मैंने सुना, अभी कहीं नहीं जाना बेटा, हम लोग इसी घर में रहेंगे। इस बार मुझे थोड़ा गुस्सा आया। शिखा, तुम समझती क्यों नहीं? दरवाज़ा खोलकर मैंने इतना ही कहा था। इससे आगे मैं कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि शिखा तो बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। शायद वो आवाज़ सुनाई देना मेरा वहम था। शिखा भी सो चुकी थी और मुझे भी भूख नहीं थी। मैंने रविकांत को मैसेज किया कि शिखा सो चुकी है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सो जाए। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसे बुला लूँगा। और मैं भी शिखा की बगल में लेट गया। लेकिन आँख बंद करते ही मुझे मेरी नीरू का वो मासूम सा चेहरा ही दिखाई दे रहा था। सदमे में डूबे कब मेरी आँख लगी मुझे पता ही नहीं लगा। शायद मेरी ज़िंदगी में ये उथल पुथल थोड़ी कम थी। जो एक और तूफ़ान मेरी बची खुची ज़िंदगी को समेटने के लिए आने वाला था। तभी मेरी नींद टूटी एक धीमी सी आवाज़ से, कहीं नहीं जाना, अब यही हमारा नया घर है। मैं आंखें मसलता हुआ बिस्तर पर उठकर बैठा तो देखा शिखा दरवाज़ा आधा खोलकर बाहर किसी से बातें कर रही थी। मैंने उससे पूछा, किससे बातें कर रही हो शिखा? शिखा ने एकदम से दरवाज़ा बंद किया और पलटकर बोली, किसी से नहीं, किसी से भी तो नहीं। इतना बोलते बोलते वो बिस्तर पर आकर करवट लेकर लेट गई। अगले दिन सुबह मैं उठा, बिस्तर पर शिखा नहीं थी। मैं जल्दी से उठकर कमरे से बाहर गया तो देखा शिखा किचन में खाना बना रही थी और उसने पलटकर मुझे देखा और बोला कि सौरभ, मैंने तुम्हारा टिफ़िन रेडी कर दिया है, तुम जल्दी से नहा लो वरना लेट हो जाओगे। शिखा को नॉर्मल देख मैंने एक सुकून की सांस ली। इसीलिए नहा धोकर मैं ऑफिस आ गया। शाम को ऑफिस से निकलने से पहले मैंने सोचा कि मैं शिखा से एक बार फ़ोन पर बात कर लूँ। मैंने शिखा के पास फ़ोन लगाया। फ़ोन उठाते ही शिखा बोली, हाँ सौरभ, रुको रुको नीरू, तुम्हारे पापा का फ़ोन है। उसकी ये बात सुनकर मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ हो शिखा? तो उसने कहा, देखो ना सौरभ, ये बदमाश मुझे अपने पुराने घर में लाई है, कहती है मम्मा मुझे यहीं रहना है। उसके इतना कहते ही फ़ोन अपने आप कट गया। मैं उठा और पूरी स्पीड से गाड़ी लेकर हमारे पुराने घर पर 20 मिनट में ही पहुंच गया। दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर घुसा। पूरा घर जलकर काला पड़ चुका था। अंदर घोर अंधेरा था, इसलिए मैंने फ़ोन की फ्लैश ऑन कर ली। मैंने शिखा को पुकारा, शिखा, तो वो सामने वाले कमरे से निकल कर आई और उसने मुझसे कहा, हमारी बेटी हमें साथ लेने आई है। मैंने ज़रा गुस्से में उससे कहा, शिखा बस करो अब, तुम पागल मत बनो, हमारी नीरू मर चुकी है, बाहर आओ अपनी दुनिया से। मेरी ये बात सुनकर शिखा ज़रा सा मुस्कुराई। तभी शिखा के पीछे से नीरू बाहर निकल कर आई। अपनी आंखों पर मेरे लिए यकीन कर पाना उस वक्त बेहद मुश्किल था। मैं न कुछ बोल पा रहा था
और न ही अपने कदम उठा पा रहा था। मेरी नज़रों के सामने नीरू और शिखा दौड़ते हुए सीढ़ियों से होकर ऊपर वाले कमरे तक गई और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं जानता था कि वो नीरू हमारी मासूम नीरू नहीं थी। शिखा की ज़िंदगी खतरे में थी। मैंने हिम्मत करके अपने कदम उठाए और जैसे ही सीढ़ियों पर कदम रखा, किसी ने मेरा पैर पीछे से पकड़ा और एक झटके से मुझे गिरा दिया। आधा ज़मीन पर और आधा सीढ़ियों पर। मैं औंधे मुंह गिरा। खुद को संभाल कर खड़ा हुआ, नीचे गिरा। फ़ोन उठाया तो देखा सीढ़ियों से ऊपर नीरू खड़ी थी, जो मेरी तरफ एक हल्की मुस्कान मुस्कुरा रही थी। मैंने उससे कहा, देखो बेटा नीरू, तुम समझने की कोशिश करो। तुम्हारी दुनिया अब अलग है और हमारी दुनिया अलग। तुम अपनी दुनिया में जाओ बेटा, अपनी दुनिया में जाओ। तभी नीचे वाले कमरे से आवाज़ आई, सौरभ, मुझे बाहर निकालो। तुम सही कह रहे थे, ये हमारी नीरू नहीं है। ये हमारी नीरू हो ही नहीं सकती। हमारी नीरू मुझे कभी चोट नहीं पहुंचा सकती। मैं उस कमरे की तरफ चला तो मुझे याद आया कि शिखा तो ऊपर वाले कमरे में थी। तभी ऊपर से एक आवाज़ आई, सौरभ, उस कमरे में मत जाना, वो तुम्हें भी मार देगी। मैं अपनी सारी उलझनों को दूर करके सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर की तरफ दौड़ा। ऊपर पहुंचकर कमरे की तरफ भागा तो मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया और मैं गिर गया। मुड़कर पीछे देखा तो मैं जिस चीज़ से टकराया था वो और कोई नहीं, मेरी शिखा की लाश थी। तभी उस कमरे का दरवाज़ा धीमे से खुला। मैंने कमरे के अंदर देखा तो कमरे के बीचों बीच शिखा पालथी मारकर बैठी थी और उसकी गोदी में नीरू लेटी थी, जिसके बालों में शिखा उंगलियां फिरा रही थी। मैंने पलटकर शिखा की लाश की तरफ देखा तो अब वहाँ नीरू की लाश पड़ी थी और फिर नज़रें कमरे की तरफ घुमाई तो देखा कमरे के अंदर बीचों बीच नीरू बैठी थी और फिर नज़रें नीरू की लाश की तरफ घुमाई तो एक जहरीली मुस्कान के साथ नीरू और शिखा मुझसे केवल 2 हाथ की दूरी पर खड़े थे। ये सब देख मेरा सर चकराने लगा और मैं बेहोश हो गया। मेरी आँख खुली तो मेरी नज़रों के सामने रविकांत का चेहरा था। उसने बताया कि मेरे पुराने घर में मैं उसे बेहोश पड़ा मिला और शिखा की लाश ऊपर वाले कमरे में मिली। अपनी बेटी के बाद मैंने अपनी बीवी को भी खो दिया। अब हर रोज़ मुझे शिखा और नीरू मेरे नए घर में भी दिखाई देते हैं। शायद वो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। मेरी बच्ची नीरू मुझसे कहती है कि उसका मेरे बिना मन नहीं लगता और शायद यही मेरी ज़िंदगी का मूल सत्य है। इसीलिए आज मैं पंखे से लटक कर अपनी जान लेने वाला हूँ। वासना या इच्छा किसी से कुछ भी करवा सकती है, लेकिन किसी भूत की वासना अधूरी रह जाए तो क्या होगा। आज रेड्स के पॉडकास्ट में आप सुनने वाले हैं एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी मेरे यानी सैम के साथ। अलका की शादी को 4 साल बीत चुके हैं। संजीव के साथ अलका एक बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रही है। अलका और संजीव दोनों अमेरिका में वेल सेटल्ड हैं, लेकिन इंदौर में संजीव के पापा की प्रॉपर्टी के एक झमेले के चलते दोनों 4 साल बाद इंदौर लौट कर आए और अपने पुराने घर पहुँचे। इतने सालों से बंद पड़े उस घर में धूल मिट्टी जम चुकी थी, इसीलिए संजीव और अलका ने मिलकर घर की सफाई की और सफाई में ही दिन कैसे निकला दोनों को ही पता नहीं लगा। खाना बाहर से मंगवाया और दोनों खाना खाकर सोए तब तक 11 बज चुके थे और दिन भर की थकान के चलते दोनों को बिस्तर पर लेटते के साथ ही नींद भी आ गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद किसी खटपट की आवाज़ से अलका की आँख खुली। आँख मसलते हुए अलका ने बिस्तर से उठकर देखा तो संजीव अपने बिस्तर पर नहीं था। टेबल लैंप ऑन किया तो अलका को मालूम पड़ा कि वो खटपट की आवाज़ उसकी तरफ पीट करके लाल साड़ी में मिरर के सामने बैठी औरत के मेकअप किट खोलने की थी। बिस्तर पर संजीव का न मिलना और घर में ऐसे किसी अनजान औरत को बैठा देख अलका तो क्या कोई भी डर जाता।
अलका ने एक हकलाती आवाज़ में उस औरत से कहा, कौन हो तुम और अंदर कैसे आई?" उसकी ये बात सुनकर उस औरत ने धीमे धीमे अपनी गर्दन अलका की तरफ घुमाई तो अलका को मालूम पड़ा कि वो कोई औरत नहीं बल्कि औरतों के लिबास में खुद संजीव था। अलका बस फटी आंखों से संजीव की तरफ देखे जा रही थी और संजीव के चेहरे पर अलका की तरफ देखते हुए एक हल्की मुस्कान नाच रही थी। हिम्मत करके अलका ने संजीव से पूछा, ये क्या क्या कर रहे हो संजीव?" संजीव मुस्कुराता हुआ खड़ा होकर बोला, "मुझे नहीं पहचाना हैं? मैं संजीव नहीं हूँ। भूल गई मुझे हैं? बड़ी जल्दी भूल गई अलका।" इतना कहकर संजीव एकदम कूदकर बिस्तर पर आया और कसकर एक हाथ से अलका का गला पकड़ा। एक पल में अलका के गले की सारी नसें संजीव की मुट्ठी में आ चुकी थी। अलका का दम घुटने से पहले उसके गले की हड्डी टूटने ही वाली थी कि तभी अलका की आंख खुली। हाँफती हुई अलका ने माथे से पसीना पोंछा। बिस्तर पर आराम से सो रहे संजीव को देखा, तब जाकर अलका को समझ आया कि वो सपना देख रही थी। अगले दिन सुबह उठने के बाद भी अलका ने इस सपने के बारे में संजीव को कुछ नहीं बताया। संजीव भी तैयार होकर ब्रेकफास्ट करके प्रॉपर्टी के केस की सुनवाई के लिए निकल गया। अलका संजीव के जाने के बाद लैपटॉप पर काम करने बैठी। ऑफिस की एक फाइल ओपन की तो उस पर लिख कर आया, "आई मिस यू"। दूसरी फाइल ओपन की, फिर तीसरी और एक एक करके सभी फाइल्स ओपन की, लेकिन सभी फाइल्स में सिर्फ "आई मिस यू" लिख कर आया। अलका ने चिढ़कर लैपटॉप बंद किया और किचन में गई। किचन में पहुंचकर अलका ने देखा कि एक पुराने से फ्रिज का दरवाज़ा बिल्कुल बारीक सी दरार जितना खुला था। अलका ने जाकर फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोलते ही एक चीख अलका के गले में ही अटक कर रह गई। अलका के कदम लड़खड़ाए और वो घुटनों के बल बैठ गई। लेकिन अब जहाँ फ्रिज में अलका को संजीव का कटा सर दिखाई दे रहा था, अब उसी फ्रिज में कुछ भी नहीं था। लेकिन अलका ने वो भयानक नज़ारा अपनी खुली आंखों से साफ साफ देखा था। तो ये वहम तो नहीं हो सकता था। अलका उठी और जाकर तुरंत संजीव के पास फ़ोन लगाया तो रिंग बजने की जगह सामने से एक जानी पहचानी आवाज़ अलका को सुनाई दी, "आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो अभी मरने में व्यस्त है।" डर के मारे अलका ने फ़ोन फेंक कर मारा दीवार पर और तभी घर का दरवाज़ा खुला और संजीव अंदर आया। संजीव को देखकर अलका की जान में जान आई। संजीव ने बताया कि उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो आधे रास्ते से ही वापस आ गया और इसी वजह से अलका ने उसे फिर से कुछ नहीं बताया। संजीव को बिस्तर पर लेटाकर उसके माथे पर अलका ने हाथ रखा तो उसका माथा गर्म पानी की तरह उबल रहा था। अलका ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया। डॉक्टर आया, दवाई दी और जाते जाते बोला, "इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, इसीलिए 3-4 दिन यहीं रुककर इन्हें आराम करवाइए।" डॉक्टर के जाने के बाद अलका ने संजीव को सुलाया और जाकर बाथरूम में ठंडे पानी से अपना मुंह धोने लगी। मुंह धोकर अलका बाहर निकली और संजीव के कमरे में पहुंची तो देखा संजीव जो 5 मिनट पहले तक सोया हुआ था, वही संजीव अब बिस्तर पर अपने घुटनों पर बैठा आंख बंद करके अपनी गर्दन एक बार बाईं और एक बार दाईं ओर घुमा रहा था। संजीव की हिलती गर्दन बिल्कुल अलका के सामने आकर रुकी। मानो बंद आंखों से भी संजीव अलका को देख पा रहा था। आंखें बंद होने के बावजूद भी संजीव ज़रा सा मुस्कुराया और फिर एकदम से आंखें खोली। संजीव की लाल आंखें अलका को ये समझाने के लिए काफ़ी थी कि वो संजीव नहीं बल्कि कोई और है। तभी एक बदली सी आवाज़ में संजीव अलका से बोला, "कैसी हो अलका?" और इतना कहकर संजीव बिस्तर पर बेजान सा होकर गिर पड़ा। अलका संजीव को पुकारती धीमे धीमे कदमों से संजीव की तरफ बढ़ी, लेकिन संजीव ने तो हिल डुल रहा था
और न ही अलका की बात का कोई जवाब दे रहा था। अलका ने पास जाकर संजीव को अपने कांपते हाथ से छुआ और छूते के साथ ही संजीव एकदम से बिस्तर पर खड़ा हुआ और एक अजीब सी आवाज में कुछ बोलने लगा। The ghost home went by the Skono murderers, I'm dead. The ghost home went by the Skono murderers, I'm dead. The ghost home बोलता बोलता संजीव बिस्तर से नीचे कूदा और एक लंगड़ाती चाल में अलका की तरफ दौड़ा। अलका सामने वाले कमरे में जाकर दरवाजे के पीछे खड़ी हुई और जैसे ही संजीव कमरे के अंदर घुसा, अलका ने अपनी ताकत लगाकर संजीव को धक्का मारा और वो अंदर जा गिरा। यही मौका था शायद अलका के पास। अलका तुरंत कमरे से बाहर निकली और कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करते ही संजीव अंदर से गिड़गिड़ाने लगा, अलका दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ अलका दरवाज़ा खोलो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। लेकिन अलका शायद जानती थी कि अगर उसने दरवाज़ा खोला तो क्या हो सकता है। अलका ने तुरंत अपनी इंदौर की दोस्त श्वेता को कॉल करके बुलाया। श्वेता एक एस्ट्रोलॉजर थी। करीबन 1 घंटे बाद श्वेता वहाँ पहुँची। अलका ने श्वेता को सारी बात बताई। श्वेता ने जाकर बस कमरे के दरवाजे पर कान लगाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो उसने धीरे से दरवाज़ा खोला तो पाया संजीव एक कोने में उनकी तरफ पीठ करके दुबक कर बैठा था। श्वेता और अलका दोनों संजीव के थोड़ा करीब गए। श्वेता ने संजीव को पुकारा और तभी संजीव मुड़कर एकदम से उनके सामने सीधा खड़ा हुआ और बोला, हे नाम मत ले इसका, नफरत है मुझे इससे, मैं मारूंगी इसे। श्वेता ने पूछा, कौन हो तुम? तब जाकर अलका को पूरी बात समझ आई। संजीव ने श्वेता के इस सवाल का जवाब दिया, मुझे भूल गए, मैं नीलिमा। दरअसल कॉलेज टाइम में नीलिमा श्वेता और अलका के साथ पढ़ती थी। नीलिमा अलका से बेशुमार प्यार करती थी, इतना प्यार कि शायद अलका से उतना प्यार कोई नहीं कर सकता था। नीलिमा ने ये बात काफ़ी सालों तक अपने दिल में ही दबा कर रखी और जब कॉलेज पूरा हुआ तो एक दिन नीलिमा ने अलका से अपने दिल की बात कही, लेकिन नीलिमा का दिल अलका ने एक पल में तोड़ दिया। उसके बाद अलका संजीव के साथ शादी करके अमेरिका चली गई, लेकिन अलका को ये मालूम नहीं था कि नीलिमा ने आत्महत्या कर ली थी। शायद नीलिमा को इंतज़ार था उनके वापस इंदौर आने का। उसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं था कि अलका के नज़दीक कोई मर्द आए। खैर, श्वेता ने अलका को इस बीमारी का यही इलाज बताया कि वो संजीव से दूर रहे। इसीलिए अलका अपने पापा के घर चली गई और संजीव को जैसे तैसे वापस अमेरिका भेज दिया। लेकिन अलका जब कभी अमेरिका जाने की सोचती है तो उसके साथ कोई न कोई मेडिकल इशू हो जाता है। शायद नीलिमा उसे यहीं अपने पास रखना चाहती है।